क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, ये आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, डिजिटल आईडी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है कतार। जी हाँ, कतार। स्कूल में एडमिशन के लिए कतार, अस्पताल में इलाज के लिए कतार, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए कतार, राशन के लिए कतार, गैस सिलेंडर के लिए कतार। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी व्यवस्था में नहीं बल्कि एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां इंतजार ही जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया है। कोई कहे कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कहना कि भारत एक कतार प्रधान देश बन चुका है, इस पर शायद ही कोई बहस हो। इतिहास गवाह है। 2016 में नोटबंदी हुई तो बैंक के बाहर कतारें, कोविड आया तो दवाइयों और अस्पतालों के बाहर कतारें, राशन की दुकानों पर कतारें, ऑक्सीजन के लिए कतारें, और अब जब दुनिया के दूसरे कोने में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आंच उठती है तो उसका धुआं भी हमारे घरों की रसोई तक पहुंच जाता है और हम फिर से कतार में खड़े दिखाई देते हैं, इस बार गैस सिलेंडर के लिए। जरा इस तस्वीर को देखिए और खुद से सवाल कीजिए। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन, मोबाइल ऐप पर 1 सेकंड में गैस बुकिंग, डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावे, और उसी देश में एक मिडिल क्लास आदमी 14 किलो का सिलेंडर कंधे पर उठाए तपती दोपहर में 3-3 दिन लाइन में खड़ा है। कोई सिलेंडर पर बैठा है, कोई सिलेंडर के लिए लड़ रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई अपनी दिहाड़ी छोड़कर सुबह 4 बजे से गैस गोदाम के बाहर खड़ा है। ये कैसा विकास है जहां तकनीक तो आसमान छू रही है, लेकिन बुनियादी जरूरतों के लिए इंसान अब भी सड़क पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। गोरखपुर से लेकर बस्ती तक, नोएडा से लेकर लखनऊ तक एक जैसी तस्वीरें। लोग सिलेंडर के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे जिंदगी उसी में बंद हो। और सच कहें तो कुछ हद तक है भी, क्योंकि जिस घर में गैस खत्म हो जाती है वहां चूल्हा ठंडा पड़ जाता है, बच्चों का टिफिन रुक जाता है, छोटे दुकानदार की रोजी रुक जाती है। हमारे ऑफिस के पास एक समोसे वाले ने कहा, भैया कल से समोसा बंद, गैस नहीं मिल रही। सोचिए, मोबाइल पर सिलेंडर का दाम तो दिख रहा है, लेकिन असली सिलेंडर हफ्तों से गायब है। यही वो जगह है जहां डिजिटल इंडिया और जमीनी इंडिया के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? लड़ाई तो तेल अवीव और तेहरान के बीच हो रही है, मिसाइलें वहां गिर रही हैं, लेकिन उसका धमाका हमारे घर के चूल्हे में क्यों सुनाई दे रहा है? इसका जवाब समुद्र के उस रास्ते में छिपा है जिसे हॉर्मुज की जल संधि कहते हैं, वही रास्ता जिससे होकर दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस का गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं जहाजों के जरिए खाड़ी देशों से लाता है। अब अगर वहां युद्ध का तनाव बढ़ जाए, जहाज रुक जाएं, रास्ता असुरक्षित हो जाए तो सप्लाई चेन टूट जाती है, जहाज बंदरगाह पर खड़े रह जाते हैं, गैस आगे नहीं बढ़ती और उसका असर सीधे आम आदमी की रसोई पर पड़ता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सिर्फ युद्ध ही जिम्मेदार है या हमारी तैयारी भी कमजोर थी? दुनिया के कई देश खाड़ी के तेल गैस पर निर्भर हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप के कई देश भी परेशान हैं, लेकिन वहां महीनों का इमरजेंसी स्टॉक रखा जाता है ताकि संकट आने पर जनता को लाइन में न खड़ा होना पड़े। हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमने जनता को गैस पर निर्भर तो बना दिया, लेकिन संकट की तैयारी उतनी मजबूत नहीं बनाई। और इसी खाली जगह में प्रवेश करती है एक और बीमारी, कालाबाजारी। बाहर गैस एजेंसी पर बोर्ड लगा है स्टॉक खत्म, लेकिन रात के अंधेरे में वही सिलेंडर 2000-3000 रुपए में बिक रहा है। संकट आते ही सिस्टम के गिद्ध मंडराने लगते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, नोटबंदी में भी यही हुआ था, महामारी में भी यही हुआ था, और आज गैस के संकट में भी वही खेल दोहराया जा रहा है। अमीर आदमी ब्लैक में खरीद लेता है, गरीब आदमी लकड़ी जला लेता है, लेकिन बीच में फंसता है मिडिल क्लास, जिसे इज्जत भी बचानी है और घर भी चलाना है। वो दफ्तर जाए या गैस की लाइन में खड़ा हो, बच्चों की फीस भरे या महंगी गैस खरीदे, उसे समझ नहीं आता। आधी रात को पिता सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं ताकि सुबह बच्चों का टिफिन बन सके। यही वो दर्द है जो आंकड़ों में नहीं दिखाई देता, लेकिन देश की असली कहानी बताता है। और जब लखनऊ जैसे शहरों में चाय वाले और ढाबे वाले मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी की अंगीठी जलाने लगते हैं तो सवाल उठता है कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या इतिहास की तरफ पीछे लौट रहे हैं? उज्ज्वला योजना ने जिस धुएं से मुक्ति का सपना दिखाया था, वही हाथ आज फिर लकड़ी और उपले तलाश रहे हैं। ये सिर्फ गैस की कमी नहीं है, ये हमारी तैयारी, हमारी नीतियों और हमारे सिस्टम की कमजोरी को भी उजागर करता है। हालत यहां तक पहुंच गई कि अयोध्या में राम रसोई तक बंद करनी पड़ी। जहां भक्तों को भोजन मिलता था वहां ताला लग गया क्योंकि गैस नहीं थी। सोचिए, जिस नगरी के नाम पर राजनीति की दिशा तय होती है, वहां भगवान की रसोई भी गैस के बिना बंद हो जाए तो ये सिर्फ संकट नहीं, एक प्रतीक बन जाता है उस व्यवस्था का जिसमें आम आदमी हमेशा कतार में खड़ा रहता है। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि इस देश में नागरिक होने का मतलब है अपनी बारी का इंतजार करना। अस्पताल में, बस अड्डे पर, कॉलेज में, बैंक में, राशन में, गैस में, हर जगह कतार।
सवाल यह है कि क्या कतार हमारी किस्मत है या हमारी व्यवस्था की कमजोरी? क्योंकि विश्व गुरु बनने का सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेश की जंग पर निर्भर है। अगर एक हफ्ते की सप्लाई रुकने से देश में सिलेंडर की महाभारत छिड़ जाए तो हमें अपने सिस्टम से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे, सरकार से भी और समाज से भी, क्योंकि संकट का असली बोझ वही उठाता है जो सबसे कमजोर होता है, आम आदमी। इसलिए जरूरी है कि कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो, सप्लाई चेन मजबूत बने, आपातकालीन स्टॉक तैयार हो और विदेश नीति भी इतनी संतुलित हो कि दुनिया के संकट का असर सीधे हमारी रसोई तक न पहुंचे। आखिर 140 करोड़ लोगों की ताकत कतार में खड़े रहने की मजबूरी नहीं, बल्कि समाधान खोजने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीद यही है कि एक दिन ऐसा आए जब हिंदुस्तान की पहचान कतार नहीं बल्कि व्यवस्था, आत्मनिर्भरता और मुस्कुराते हुए नागरिक हों। तब तक शायद हम वही कह सकते हैं, मुस्कुराइए आप कतार में हैं, क्योंकि फिलहाल हम सच में एक कतार प्रधान देश बन चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल सिर्फ गैस का नहीं है। असली सवाल उस मानसिकता का है जो हर संकट को नियति मानकर चुपचाप कतार में खड़े रहना सीख चुकी है। सोचिए, जब भी इस देश में कोई समस्या आती है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम समाधान खोजने से पहले लाइन में लग जाते हैं। बैंक बंद हो तो लाइन, अस्पताल में बेड कम हो तो लाइन, ट्रेन का टिकट न मिले तो लाइन, और अब गैस न मिले तो भी लाइन। ऐसा लगता है मानो व्यवस्था हमें धीरे धीरे इस बात का आदी बना चुकी है कि इंतजार ही समाधान है। लेकिन एक राष्ट्र सिर्फ इंतजार से आगे नहीं बढ़ता, वो व्यवस्था से आगे बढ़ता है। दुनिया के कई देशों ने भी संकट देखे हैं, तेल संकट, युद्ध, महामारी, लेकिन वहां सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। सरकारें आपातकालीन भंडार खोल देती हैं, वैकल्पिक सप्लाई चेन चालू हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नागरिकों को सड़कों पर संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर उल्टा होता है। संकट आते ही सबसे पहले आम आदमी अकेला पड़ जाता है। वो अपने घर, अपने बच्चों और अपनी रोजी की चिंता में खुद ही जूझता है। यही वजह है कि जब गैस का संकट आता है तो सिर्फ रसोई नहीं बुझती, भरोसा भी थोड़ा थोड़ा बुझने लगता है। क्योंकि एक नागरिक को लगता है कि जिस सिस्टम के लिए वो टैक्स देता है, वोट देता है, भरोसा करता है, वही सिस्टम संकट के समय सबसे पहले गायब हो जाता है। और यही वो पल होता है जब कालाबाजारी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें और गहरी कर लेते हैं। कुछ लोग संकट को अवसर में बदल देते हैं, लेकिन ये अवसर देश के लिए नहीं, अपने मुनाफे के लिए होता है। गैस गोदामों के पीछे खड़े ट्रक, रात के अंधेरे में गायब होते सिलेंडर, और सुबह बोर्ड पर लिखा होता है स्टॉक खत्म। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, ये उस तंत्र की कमजोरी का प्रतीक है जो समय पर पारदर्शिता और नियंत्रण लागू नहीं कर पाता। और इसका सबसे बड़ा असर उस वर्ग पर पड़ता है जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। गरीब आदमी किसी तरह लकड़ी जला लेगा, अमीर आदमी महंगे दाम पर खरीद लेगा, लेकिन मिडिल क्लास वो वर्ग है जो हर संकट का असली बोझ उठाता है। वही सुबह दफ्तर जाता है, वही टैक्स देता है, वही बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, और वही रात को खाली सिलेंडर देखकर सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ गैस का सिलेंडर नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। यही वजह है कि जब हम किसी पिता को आधी रात सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ा देखते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो उस पूरे समाज की कहानी होता है जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। और यहीं से हमें ये समझना होगा कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या उसके बड़े बड़े दावे नहीं होते, बल्कि उसकी सप्लाई चेन, उसकी तैयारी और उसका संकट प्रबंधन होता है। अगर हम सच में विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुनिया के किसी कोने में युद्ध छिड़े तो उसका असर हमारे नागरिकों की रसोई पर न पड़े। इसके लिए जरूरी है कि ऊर्जा के स्रोत विविध हों, रणनीतिक भंडार मजबूत हों, और सबसे जरूरी ये कि संकट के समय सरकार और सिस्टम तुरंत सक्रिय होकर जनता को भरोसा दिलाए कि उन्हें सड़कों पर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक मजबूत राष्ट्र वही होता है जहां नागरिकों को हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कतार में खड़ा न होना पड़े, जहां विकास सिर्फ विज्ञापनों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे। और शायद यही वो दिशा है जिसमें हमें आगे बढ़ना होगा, कतार से व्यवस्था की ओर, मजबूरी से आत्मनिर्भरता की ओर, और इंतजार से समाधान की ओर। तभी एक दिन ये वाक्य बदल सकेगा। आज हम मजाक में कहते हैं मुस्कुराइए आप कतार में हैं, लेकिन भविष्य में हम गर्व से कह सकें मुस्कुराइए आप उस देश में हैं जहां व्यवस्था कतार से आगे निकल चुकी है। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को और गहराई से देखें तो एक और सवाल सामने आता है, क्या हम सच में सिर्फ सिस्टम के शिकार हैं या खुद भी धीरे धीरे इस व्यवस्था के आदी हो चुके हैं? क्योंकि किसी भी समाज की असली ताकत सिर्फ उसकी सरकार नहीं होती, उसकी जनता भी होती है।
जब कोई समस्या बार बार सामने आती है और समाज उसे सामान्य मानने लगता है, तब वो समस्या धीरे धीरे व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। कतार भी शायद उसी का उदाहरण है। हमने इसे चुनौती देने के बजाय स्वीकार करना सीख लिया है। हमें लगता है कि यही सामान्य है, लेकिन इतिहास बताता है कि बड़े बदलाव तब आते हैं जब समाज सवाल पूछना शुरू करता है। जब नागरिक ये पूछता है कि अगर हम डिजिटल इंडिया हैं तो बुनियादी ज़रूरतों के लिए सड़क पर संघर्ष क्यों करना पड़ता है? अगर हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जा रहे हैं तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा इतनी कमज़ोर क्यों है कि समुद्र के उस पार एक तनाव हमारे घर की रसोई बुझा देता है? अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी निर्भरता इतनी ज़्यादा क्यों है? और ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए, नीतियों से, प्रशासन से और उन तंत्रों से जो संकट के समय सक्रिय होने चाहिए। क्योंकि आधुनिक दुनिया में ऊर्जा सिर्फ रसोई की ज़रूरत नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा भी है। जिस देश की ऊर्जा सप्लाई जितनी सुरक्षित होगी, उसका समाज उतना ही स्थिर होगा। इसलिए कई देश सालों पहले से ही रणनीतिक भंडार बनाते हैं, वैकल्पिक रास्ते तैयार करते हैं और संकट आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं। रणनीतिक तेल भंडार बनाए गए हैं, नए ऊर्जा स्रोतों पर काम हो रहा है, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जमीन पर इन नीतियों का असर तब दिखाई देगा जब आम आदमी को संकट के समय सड़कों पर खड़ा न होना पड़े। क्योंकि किसी भी नीति की असली परीक्षा वही होती है जब संकट आता है। यही वो क्षण होता है जब पता चलता है कि कागज पर लिखी योजनाएं कितनी मजबूत हैं। और शायद यही वजह है कि इस गैस